हम लोग ये कहते हैं कि सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी एग्जिस्ट करती है एंड डेफिनेटली दैट इंपॉर्टेंट एंटिटी इज टर्म्ड एज सेल वॉल। और मेरे मुताबिक सेल वॉल को हम सेल का डॉन कंसिडर करते हैं। यार, हम इसको डॉन क्यों कंसिडर करते हैं? भाई, डॉन इस वजह से कंसिडर करते हैं कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। ये आपके पास हमेशा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर हो सकती है, और ये प्लांट सेल में हो या किसी एल्गी के अंदर मौजूद हो या किसी फंजाई के अंदर हो, बैक्टीरिया के अंदर हो, तो मोस्टली ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सेल वॉल को कंसीडर करो तो ये कभी भी बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती है। सो हम इसे कहते हैं कि इट डू नॉट एक्ट एज बैरियर। ये कभी भी बैरियर के तौर पे काम नहीं करती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करेगी कि किसने साइटोप्लाज्म में एंटर होना है और किसने एंटर नहीं होना है, लेकिन कभी भी सेल वॉल इसके डिसीजन में नहीं होगी कि वो किसी चीज को स्टॉप करे। इस वजह से इसको हम लोग एक परमिएबल वॉल कंसिडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये चूंकि परमिएबल है और किसी को रोकती नहीं है और फ्रीली चीजों को पास होने देती है, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। हम ये कहते हैं कि अगर ये देखा जाए कि सेल वॉल किसमें मौजूद होती है और किसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो बेटे हम सबसे पहला सवाल यूं करते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स और ईदर इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, तो हम कहते हैं जी दोनों में सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन यूकैरियोट्स आपके पास वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर एनिमल सेल में और प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कहता है जी हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में वो बॉडीज जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, वो आपके पास या तो प्रोटोजोआ है या मेरे बेटे ये एक एनिमल सेल है। यानी द होल लाइफ दैट कंटेन, इनमें ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनके पास सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, वो सारी की सारी बॉडीज जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उसकी एक लंबी फहरिस्त है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वो प्रोकैरियोट्स जिनके पास सेल वॉल मौजूद होती है वो या तो फंजाई होते हैं या बेटे एल्गी होते हैं या मेरे बेटे वो प्लांट्स होते हैं। इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यूजुअली प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी हमें यूं समझ आया कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बना है। जब आप ये समझते हो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर दो तरह के यूनिट्स होते हैं, तो एक बात और याद रखिएगा कि यूजुअली, बट इट इज नॉट ए यूनिवर्सल रूल, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी हम किसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का जिक्र करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो चीज आपके पास बाद में आती है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है और जो चीज पहले होती है उसमें उसकी तादाद कम है। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर ग्लाइकोइन ज्यादा होंगे और प्रोटीन्स कम होंगी। जैसे लिपोप्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन बायोमास ज्यादा होगी, लिपिड्स कम होंगे। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर लिपिड ज्यादा होंगे, ग्लाइकेन्स कम होंगे। अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन को बैक्टीरिया में ड्रॉ करते हैं तो बात कुछ यूं समझ आती है कि ये आपके पास यूं हेक्सा
मैरिक यूनिट्स हैं और ये हेक्सा मैरिक यूनिट्स की लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन पाई जाती है जो कि सक्सेसिवली डिफरेंट लाइंस में साइड बाय साइड या इन फ्रंट ऑफ ईच अदर यूं मौजूद हुआ करते हैं। अब इसमें बेटे जो हर यूनिट है वो या एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है या एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है और ये इसी तरतीब से एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और म्यूरामिक एसिड की सूरत में मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरतीब से ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और म्यूरामिक एसिड के यूनिट एग्जिस्ट करते हैं और इन चेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम यहां पर मौजूद प्रोटीन्स कर रही होती हैं। ये प्रोटीन्स जो कि टेट्रामेरिक या पेंटामेरिक यूनिट में मौजूद हो सकती हैं, यानी 3, 4 या 5 अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं जो कि पेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसी वजह से हम इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। अगर बात ये की जाए कि कौन सा प्रोकैरियोट ऐसा होता है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सपेक्ट माइकोप्लाज्मा, सब के सब प्रोकैरियोट के पास सेल वॉल मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर आप यूकैरियोट्स पे आओ तो हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स की सेल वॉल यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। अगर इन पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस किया जाए तो फंजाई के अंदर यूजुअली सेल वॉल काइटिन से कंस्ट्रक्ट होती है और काइटिन का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो असल में ग्लूकोजामीन है। अच्छा, ये ग्लूकोजामीन असल में क्या यूनिट है बेटे? ये बेसिकली आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है ये बिल्कुल इस तरह से ग्लूकोज वाली फॉर्मेशन कंटेन करेगा, यानी ये इसी तरह से यूनिट्स मौजूद होंगे जिसके अंदर OH उसी जगह पे इन्वर्ट करेगा जहां पर आपके पास यूजुअली ग्लूकोज में होता है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चेंज आती है वो ये आती है कि इसके इस पॉइंट के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की बजाय यहां पर मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हम इसे नाम देते हैं कि ये ग्लूकोज अमीन है। जब आपके पास इस तरह के बहुत से ग्लूकोजामीन यूनिट्स अटैच हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वो सेल वॉल है जो कि फंजाई में पाई जाती है। हाँ, अलबत्ता प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो सेल वॉल मौजूद होती है वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज की मौजूद होती है। हम चूंकि प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे और हम ये बात पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर सेल वॉल बनती कैसे है। जैसे हम ये बात अगर करें कि प्लांट के अंदर बनने वाली जो सेल वॉल है वो बेसिकली जब कभी किसी एक प्लांट सेल ने मेरे बेटे डिवाइड करना है तो डिवीजन में उसमें इन्वेजिनेशन तो नहीं होती, वहां पर मौजूद गोल्जी बॉडीज से वेसिकल्स ओरिजिनेट होते हैं और ये वेसिकल्स यूं सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब मेरे बेटे ये वेसिकल सेंटर में अलाइन होते हैं तो ये यहां पर फ्रैगमोप्लास्ट बनाते हैं जो कि बाद में इकट्ठे हो जाएंगे और जब कभी बेटे ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सेंटर में एक लेयर बनेगी विच इज एन इमॉर्फस लेयर। दैट इमॉर्फस लेयर विच विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर, दिस इज मिडल लैमेला। So the very first layer that is formed between two growing plant cell, it is termed as middle lamella. और मिडल लैमेला के इस जानेब जो वॉल बन रही होगी वो कहलाएगी प्राइमरी सेल वॉल और यहां पर भी आपके पास वॉल बन रही है अगर, तो वो भी कहला रही है प्राइमरी सेल वॉल।
यानी हम ये बात समझ रहे हैं कि आपके पास ये एक वॉल बनी which is primary cell wall and it is an outer wall। और अगर आपके पास इस प्राइमरी वॉल के अंदर भी कोई वॉल बनती है, यूं अगर अंदर भी एक वॉल डिजाइन होती है और ये कंपैरेटिवली जरा थिक होती है, तो अगर अंदर भी मेरे बेटे यहाँ पर एक वॉल फॉर्म हो, तो दिस इनर वॉल विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी वॉल। यानी मैं अगर अब इसको लेबल करूं तो मैं ये कहूंगा कि इट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी वॉल। यहां पर भी इसी तरह से ये वॉल बनेगी, ये वॉल यूं फॉर्म होगी, दिस इज secondary wall which is formed inner to primary wall। प्राइमरी वॉल के अंदर जो वॉल बनती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। अच्छा, तो हम ये बात पढ़ते हैं कि जी आपके पास ये वॉल सेकेंडरी वॉल है और जो बाहर वॉल बनती है उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। वो कहते हैं जी ये सेंटर के अंदर अगर हम यहाँ पर एक स्टार बनाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला आपके पास जब कभी भी डिस्कस की जाती है तो मिडल लैमेला से एसोसिएटेड कुछ चीजें यूं पढ़ी जाती हैं कि मिडल लैमेला से एसोसिएटेड एमसीक्यू आएगा कि मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, सबसे पहले दो ग्रोइंग प्लांट सेल के दरमियान, जो दो ग्रोइंग सेल्स के दरमियान बिटवीन ग्रोइंग या डिवाइडिंग सेल्स में जो सबसे पहली चीज बनेगी वो होगी मिडल लैमेला। ये बेसिकली एक एमॉर्फस लेयर है जो कि कंपोज हुई है कंपोज्ड ऑफ, जो कि कंपोज हुई है फ्रॉम पैक्टिन और पैक्टेट या पैक्टिक एसिड। और यह जरूरी चीज है कि हम पैक्टिन और पैक्टिक एसिड को जरा समझने की कोशिश करें। बेटे पैक्टिन और पैक्टिक एसिड के अंदर ग्लैक्टोरोनिक एसिड के यूनिट्स मौजूद होते हैं और हम ये कहते हैं कि जी जब कभी आप ग्लैक्टोरोनिक एसिड को पढ़ते हो तो जी बेटे अच्छा डॉक्टर साहब ये ना आप को लेक्चर पता नहीं बाद में अवेलेबल होते हैं कि नहीं, लेकिन ये तस्वीर आपके लिए अवेलेबल होगी और ये ना सारा वो डाटा है जो कि बलोचिस्तान के अंदर, जो कि फेडरल के अंदर और पीटीबी के अंदर मौजूद है और आपका कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि मिस होगा इंशाल्लाह। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जी ग्लैक्टोरोनिक एसिड बुनियादी तौर पर यूं एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और गैलेक्टोज के अंदर हमें पता है कि OH यूं मौजूद होता है या यूं होता है। अच्छा, इस ग्लैक्टोरोनिक एसिड के अंदर जो चेंज आई है ना बेटे, वो चेंज ये आई है कि इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया। अगर आप इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देते हो तो ये ग्लैक्टोरोनिक एसिड बन जाता है। वो कहता है जी ग्लैक्टोरोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं पैक्टिन में और पैक्टिक एसिड के अंदर इसके
100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने कभी पेक्टिन का यूज शायद किया हो, जब कभी भी आपके पास फ्रूट्स का जैम बनाया जाता है तो उसके अंदर एक लेसदार चीज बनती है जिसको हम लोग पेक्टिन कहते हैं, या बड़े बेहतर तौर पर आप ये समझ सकते हो कि जो जेली लाइक मैटर उसके अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग पेक्टिन कहते हैं, जो कि बेसिकली एक सीमेंटिंग मटेरियल है। हम सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं ना। आप ये बात याद रखिएगा, पेक्टिन या पैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं जब कभी फल कच्चे होते हैं। जब कभी फल पकने शुरू होते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वो फल नरम होना शुरू हो जाते हैं। तो नरम इस वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि एब्सिसिक एसिड पैक्टिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जब कभी पैक्टिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये पैक्टिन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से सेल जो है वो उस तरह से टाइटली बाउंड नहीं रहते एंड दे बिकम मोर सॉफ्ट। हम कहते हैं कि जी पैक्टिन और पैक्टिक एसिड के अंदर एक डिफरेंस तो ग्लैक्टोरोनिक एसिड का है। दूसरे नंबर पर हम ये बात पढ़ते हैं कि ग्लैक्टोरोनिक एसिड के समटाइम मीथाइलेशन हो जाती है। जब कभी ग्लैक्टोरोनिक एसिड की मीथाइलेशन होती है, यानी ये वाले ग्रुप पर मीथाइल ग्रुप लग जाता है, तो फिर ये पैक्टिन बन जाता है। तो यहां पर डॉक्टर साहब मीथाइलेशन होती है, यहां पर मीथाइलेशन नहीं होती है या बहुत कम देखने में नजर आता है। यहां पर मीथाइलेशन की बजाय कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स या आयंस ऐड होते हैं। इस वजह से हम इसको फिर यूं पढ़ सकते हैं कि आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम की जो एडिशन है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की जो एडिशन है वो ज्यादातर यहां पर होती है, यहां पर नहीं होती है। चूंकि डॉक्टर साहब मिथाइलेशन आप करते हो, तो मिथाइलेशन होने की वजह से ये जो यूनिट बनता है, जो पैक्टिन होते हैं, ये जरा लेस हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की बात करोगे तो भाई ये जरा लेस हाइड्रोफिलिक होते हैं। इस पे चूंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट पाया जाता है, इस वजह से ये ज्यादा हाइड्रोफिलिक होता है। मोर ओवर, हम जब कभी वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो एक रिवर्स मैकेनिज्म है, यानी ये तो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं लेकिन ये हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई फ्री जोन्स अवेलेबल नहीं है कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो। ये आयनिक मैश में खुद एक दूसरे के साथ चेन्स इस कदर अटैच है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर नजर आती है ना बेटे, वो आता है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अगर आप प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हो तो वो कहता है कि जी प्राइमरी सेल वॉल से एसोसिएटेड एक बात तो बड़ी आसान ये है कि ये आउटर वॉल होती है। दूसरा नंबर पर हम ये बात पढ़ते हैं कि यही बात अगर आप सेकेंडरी वॉल के मुताबिक करो तो आप डेफिनेटली ये कहोगे कि ये आउटर वॉल तो नहीं होती है। हाँ, ये इनर टू प्राइमरी वॉल मौजूद होंगे। यूजुअली जो प्राइमरी वॉल होती है, ये प्राइमरी वॉल थिन होती है और इलास्टिक होती है। जबकि आप सेकेंडरी वॉल की बात पढ़ते हो तो सेकेंडरी वॉल थिक होती है और रिजिड होती है। वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर आप ऐड करना चाहें तो आपके पास ये वाली वॉल कोई 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, जबकि ये 3 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है। मजीद हम लोग ये कहना शुरू करते हैं कि अगर आप प्राइमरी वॉल की बात करो तो प्राइमरी वॉल मेरे बेटे आपके पास वो वॉल है जो कि ट्रू वॉल कंसिडर होती है। व्हाई इट इज टर्म्ड एज ट्रू वॉल? भाई सही दीवार कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई दीवार बना के जाता है और उसमें बहुत से लूप्स होल्स छोड़ जाता है, तो आप उसको एक ट्रू वॉल कंसिडर करेंगे? डेफिनेटली नो। बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी आप प्राइमरी वॉल की बात करते हो
तो मेरे बेटे ये प्राइमरी वॉल आपके पास एक ट्रू वॉल है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली मौजूद है। जबकि इसकी जगह आप सेकेंडरी वॉल की बात करते हो तो सेकेंडरी वॉल के अंदर यूं सुराख मौजूद है। इट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रू वॉल, इट इज एक्चुअली ए पिटेड वॉल। ये एक पिटेड वॉल होती। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन पढ़ो तो प्राइमरी वॉल अपनी कंपोजिशन के एतबार से सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन कंटेन करते हैं। अब यहां पर यह सवाल आता है कि सेलुलोज किस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब हम ये बात करते हैं कि ये आपके पास सेलुलोज के फाइबर यूं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। और ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सेम आइडिया है जैसे आपने कभी छत पर लेंटर डलता देखा होगा। जब कभी छत पे लेंटर डलता देखा हो तो उसमें हम यूं ही रॉड्स बिछा देते हैं और रोड के अंदर सीमेंट भर देते हैं जिसकी वजह से आपके पास एक ग्रिप आ जाती है। बेटे एग्जैक्टली सेलुलोज के फाइबर क्रिस क्रॉस फॉर्म में पाए जाते हैं और इन क्रिस क्रॉस फॉर्म्स के अंदर आपके पास पैक्टिन का जेल भरा होता है। इसी वजह से तो इसके पास इस कदर ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद होती है। आपने कभी फाइबर ग्लास का या फाइबर प्लास्टिक का नाम सुना होगा। तो मेरे बेटे जितने भी फाइबर ग्लास या फाइबर प्लास्टिक्स बनते हैं वो सारे के सारे इसी असूल के तहत तैयार किए जाते हैं कि एक मैश तैयार किया जाता है और उसके अंदर मोल्टन ग्लास मोल्टन प्लास्टिक डाल दिया जाता है जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम सेलुलोज को तो सेलुलोज कहते हैं, हेमी सेलुलोज का वर्ड क्यों यूज करते हैं? हेमी सेलुलोज मींस इट्स अ हाफ सेलुलोज। इसके अंदर ग्लूकोज यूनिट्स के अलावा कीटो शुगर्स मौजूद होती हैं। जैसे आपके पास आर्बिनोज शुगर होती है, जाइलुलोज शुगर होती है, तो ये पेंटामेरिक यूनिट्स भी मौजूद होते हैं। पैक्टिन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर यही बात आप सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर करो तो हम ये बात पढ़ते हैं कि बेटे सेकेंडरी सेल वॉल में बी सेलुलोज तो होता है और निस्बतन ज्यादा होता है। हाँ, उसके अलावा जब कभी आप देखोगे तो इसके पास लिग्निन मौजूद है या इसके पास वैक्सेस जैसे सुबरिन वैक्स है वो मौजूद होते हैं या इनके पास लिग्निन और वैक्सेस के अलावा आपके पास क्यूटेन मौजूद होते हैं या मेरे बेटे इनके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं या इनके पास सिलिका एग्जिस्ट करता है। तो ये अपनी कंपोजिशन के एतबार से इस तरह से भी थोड़ा सा यूनिक है। अच्छा, हम ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके पास जब कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान एक और कंपैरिजन किया जाता है तो प्राइमरी वॉल आपके पास चूंकि लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद है और इमेच्योर सेल्स में है, ये लिविंग और इमैच्योर सेल्स में मौजूद होती है। इस वजह से इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% वाटर मौजूद होता है, यानी इट्स अ हाइड्रेटेड वॉल। जबकि आप सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हो तो सेकेंडरी सेल वॉल के जो है वो आपके पास नॉन लिविंग सेल्स में ज्यादातर देखने में नजर आता है। ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये लिविंग सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती। हमें पता है और हम ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास सेकेंडरी वॉल होती है और वो अलाइव सेल्स होते हैं। हाँ, ये चूंकि टफ रिजिड सेल्स हैं जैसे कि जाइलम के अंदर हम पढ़ते हैं तो बेटे ये 30% हाइड्रेटेड होता है। मोर ओवर आप एग्जाम्पल्स डिस्कस करो तो हम लास्ट में एग्जाम्पल इस तरह से पढ़ते हैं कि जितने भी पैरेन काइमा सेल्स हैं, these parenchyma cells contain primary wall, जबकि आपके पास जो सेकेंडरी वॉल होती है उस वो स्क्लेरन काइमा सेल्स कंटेन
में सेकेंडरी वॉल होती है। जनाब हम ये कहते हैं कि सेकेंड आपके पास सेल वॉल जो है वो आपको प्लांट को बचाती है, और हम इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा निमोनिक यूं तैयार करते हैं कि हमारे लिए तो भाई ये वॉल तूफान है, यानी ये तो स्ट्रॉम है। कैसे स्ट्रॉम है? समझ यूं आई कि स्ट्रॉम इस तरह से है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ये सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करता है। सो प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि सेल वॉल और प्लाज्मा साइटोप्लाज्म किस तरीके से एक असेंशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट्स की जिंदगी में, और ओवरऑल तमाम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म किस तरीके से एक कलीदी किरदार अदा करता है। थैंक यू सो मच।